नमस्कार दोस्तों। आज इस वीडियो के अंदर हम औषध के बारे में चर्चा करेंगे कि औषध किस तरीके से हमारे शरीर में जाकर अपना कार्य करती है और किस तरीके से वो दोषों को साम्यावस्था में स्थापित करके अपने रोग का निवारण करती है। तो इस चीज़ को समझने के लिए हमें यहाँ पे दो सिद्धांतों को समझना ज़रूरी होगा। जो पहला है वो पंचमहाभूत के सिद्धांत है और जो दूसरा है वो द्रव्य गुण का सिद्धांत है। जो पंचमहाभूत का सिद्धांत है उसमें क्या कहते हैं कि जितने भी द्रव्य हैं वो सभी के सभी द्रव्य पंचमहाभूतात्मक हैं, यानी कि सभी द्रव्य के अंदर पंचमहाभूत जो कि पृथ्वी, जल, तेज, वायु और आकाश ये सभी में विद्यमान है। और इसी तरह से जो हमारी ये जो बॉडी है, ये जो हमारा शरीर है, ये भी जो है ये पंचमहाभूतात्मक है। और जो इसके अंदर विकृति उत्पन्न होती है वो विकृति भी जो है वो पंचमहाभूतात्मक है, क्योंकि जो विकृति है वो दोषों के बढ़ जाने से या कम हो जाने से होती है। और जो दोष हैं ये भी महाभूतों के मेल से ही बनते हैं। तो इस कारण जो जितने भी हमारी बॉडी के अंदर जो इम्बैलेंसेस होते हैं वो सभी ये महाभूत के स्तर पर ही होते हैं। तो इस कारण अगर आपको ये इंडिकेट हो जाए कि ये इस महाभूत की जो है कमी के कारण से या इस महाभूत के बढ़ जाने के कारण से ये रोग उत्पन्न हुआ है, तो आप उसके अकॉर्डिंग जो है वो स्पेसिफिक जो औषध है वो देकर उस रोग का निवारण कर सकते हो। क्योंकि जो त्रिदोष जो है वो पंचमहाभूतात्मक है, इसी कारण जो दोष हैं उनको भी साम्यावस्था में स्थापित करना यही महाभूतों का कार्य होता है। जो देखने वाली बात है वो ये है कि सभी के सभी द्रव्यों में पंचमहाभूत तो होते हैं, पर उन द्रव्यों में किसी में कोई महाभूत कम होता है, कोई महाभूत ज़्यादा होता है। इसी तरीके से जो वात पित्त कफ है, जो दोष है, इसमें भी दो दो महाभूत की प्रधानता रहती है। ठीक है, तो इस तरीके से जो द्रव्य है हमने उस अकॉर्डिंग उसको यूज़ करना है ताकि वो दोषों को साम्यावस्था में स्थापित कर सके। ये जो है ये पहला प्रोसेस है या एक पहला सिद्धांत है जिसके द्वारा जो औषध है वो अपना कार्य करती है। जो दूसरा सिद्धांत है वो द्रव्य गुण का सिद्धांत, जैसे कि मैंने कहा, उसमें क्या है कि कुछ आचार्य क्या मानते हैं कि जो द्रव्य हैं, जो औषध हैं, वो कुछ वीर्य से, कुछ विपाक से, कुछ रस से, कुछ गुण से और कुछ प्रभाव से, इन 5 चीज़ों से अपना कार्य करते हैं। यानी कि कुछ जो द्रव्य हैं वो रस से कार्य करते हैं। रस यानी कि टेस्ट। जो टेस्ट है इनका डायरेक्ट इन्फ्लुएंस होता है हमारे दोषों के ऊपर। ठीक है, तो जो मधुर, अम्ल, लवण, कटु, तिक्त, कषाय, ये जो 6 रस हैं, इन 6 रस कोई ना कोई दोष बढ़ाते हैं और किसी दोष को कम करते हैं। जैसे जो मधुर है वो मधुर, अम्ल, लवण जो है ये 3 ये कफ को बढ़ाते हैं, और कटु, तिक्त, कषाय जो रस है ये कफ को कम करते हैं। इसी तरीके से जो वात को बढ़ाने वाले रस हैं वो कटु, तिक्त, कषाय हैं, और वात को शमन करने वाले रस जो हैं वो मधुर, अम्ल और लवण हैं। और इसी तरीके से जो पित्त है, पित्त को बढ़ाने वाले जो रस हैं वो अम्ल, लवण और कटु हैं, और पित्त को शमन करने वाले जो रस हैं वो मधुर, तिक्त और कषाय हैं। जो दूसरा सिद्धांत, इसी तरह आप जो रोग है उसको जानकर कि वो जो रोग है वो किस दोष के कारण से हुआ है, किस दोष की वृद्धि के कारण से या किस दोष के क्षय के कारण से हुआ है, आप उसमें ये स्पेसिफिक जो रस है वो एडमिनिस्टर करके आप उस दोष को साम्यावस्था में स्थापित करके रोग का निवारण कर सकते हैं। ये जो है ये रस के अनुसार जो द्रव्य है वो अपना कार्य करता है। दूसरा जो है वो गुण है। गुण्यते अमंत्रते लोका अनिनीति गुणा, जैसे कि इसकी डेफिनेशन कहती है कि गुण जो है वो लोगों को अपनी तरफ खींचता है। ठीक है, किसी भी जो द्रव्य है उसका जो गुण है उसके कारण से ही वो जो व्यक्ति है वो उस द्रव्य को चूज़ करता है। ठीक है, जैसे कि औषध है वो अगर किसी को डायरिया हुआ है तो एंटी डायरियल जो गुण है उस औषध का, उसी कारण से वो जो चिकित्सक जो है वो उस औषध को प्रेफरेंस देता है। तो यही गुण की डेफिनेशन है। तो जो गुण है ये आयुर्वेद में
जो है गुरुआदि गुण, परादि गुण, इस तरीके से काफ़ी गुण का वर्णन किया गया है। पर जो चिकित्सा के संदर्भ में अगर हम देखें तो यहाँ पे जो गुरुआदि गुण है इसकी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस रहती है। गुरुआदि गुण में गुरु आदि गुण, ठीक है, ये होते हैं, मतलब ये टोटल 20 गुण है। 10 होते हैं गुण, गुरु मंद हेम स्निग्ध सूक्ष्म तंत्र मृदु स्थिरा गुना सुसूक्ष्म विशुद्ध्या विशंति विप्रिया। ये इस तरीके से 10 गुण होते हैं और इनके ऑपोजिट गुण जो हैं वो टोटल मिला के 20 गुण होते हैं। जैसे कि गुरु, उसका ऑपोजिट लघु, ठीक है, ठंड का ऑपोजिट उष्ण। तो इस तरीके से इन गुणों को आपने देख के जो है औषध एडमिनिस्टर करना होता है। जैसे किसी का अगर पेट जो है या चेस्ट जो है या सिर जो है वो अगर किसी को हैवीनेस लग रही है, गुरुता पहले ही उसको लग रही है, तो अब आपने जो औषध देनी है वो औषध आपने लघु गुण वाली देनी है जो कि शरीर में लघुता उत्पन्न करे, ठीक है। तो इस तरीके से जो औषध है उसके गुणों को देखते हुए वो एडमिनिस्टर की जाती है और रोगों का निवारण उस गुणों के अनुसार किया जाता है। तो जो अगला है वो है वीर्य। वीर्य की डेफिनेशन देते ही महर्षि चरक कहते हैं येन कुर्वन्ति तद वीर्यम, यानी कि जिसके द्वारा द्रव्य अपना कर्म करता है उसको वीर्य कहते हैं। तो इससे भी जो वीर्य की जो ट्रीटमेंट करने की जो क्षमता है उसके बारे में हमारे को पता लगता है। अब वीर्य 2 तरीके का होता है, ये उष्ण हो सकता है या शीत हो सकता है। इसमें विपाक का रोल रहता है। जैसे जिसका मधुर विपाक है उसका वीर्य जो है शीत होगा, और जिसका जो कटु विपाक है या जिसका अम्ल विपाक है उसका जो वीर्य है वो उष्ण वीर्य रहता है। इस तरीके से जो वीर्य है वो 2 प्रकार का होता है। और वीर्य जो है वो एक द्रव्य की पोटेंसी होती है जिसके द्वारा वो जो द्रव्य है वो अपना कार्य करता है। तो वीर्य का भी इस चिकित्सा में काफ़ी बड़ा रोल रहता है। अब जो अगला है वो है विपाक। विपाक क्या होता है? कोई भी जब आप खाना खाते हो, खाना खाने के बाद उसका जो पोस्ट डाइजेस्टिव इफ़ेक्ट होता है, यानी कि अगर आपने कुछ भी खाया उसको खाने के बाद वो जो अग्नि है जब उसकी क्रिया उस खाने पर होती है, उस भोजन पर होती है, उसके बाद उस भोजन में जो चेंजेस होते हैं, ठीक है, भोजन मतलब जो हमने रस की बात कही थी, ठीक है, तो भोजन में जो चेंजेस होते हैं वो जो चेंजेस है वही विपाक कहते हैं। विपाक, ठीक है, पाक के मतलब पाचन क्रिया के बाद जो उसका चीज़ बनी वो विपाक है। ये भी जो है लगभग रसों के ऊपर ही जो है निर्भर करता है। जो मधुर और लवण रस है इसका जो विपाक है वो मधुर होता है, अमल का अमल होता है, और कटु तिक्त और कषाय का कटु विपाक होता है। अब यहाँ पे विपाक इम्पोर्टेंट क्यों है? क्योंकि विपाक जो है ये डायरेक्टली ये दोषों को इन्फ्लुएंस करता है। जैसे जो मधुर विपाक है वो जो कफ का निर्माण करता है, जो कटु विपाक है वो वात का निर्माण करती है, और जो अम्ल विपाक है वो पित्त का निर्माण करती है। तो इसी तरीके से जो विपाक है वो दोषों को साम्यावस्था में स्थापित करके रोगों का निवारण करने में हमारा सहायक होता है। जो लास्ट है वो है प्रभाव। प्रभाव के बारे में क्या कहा जाता है कि ये रस, गुण, वीर्य और विपाक इन सभी की अपेक्षा नहीं रखता। यानी कि अगर किसी भी द्रव्य का अगर प्रभाव स्ट्रॉन्ग है तो वो अपने प्रभाव के अनुसार ही अपना एक्शन दे देगा, इरिस्पेक्टिव ऑफ उसका रस क्या है, गुण क्या है, वीर्य क्या है, इन सभी को बिना देखते हुए वो अपना प्रभाव दे देगा। जैसे जो दंती और चित्रक, इन दोनों की जो रस, गुण, वीर्य, विपाक है वो सभी ऑलमोस्ट सेम है, ठीक है, पर इनका जो प्रभाव है, जो इनका स्पेसिफिक एक्शन है वो इनसे बिल्कुल ही ऑपोजिट है। जो दंती है वो विरेचन का कार्य करती है, और जो चित्रक है वो एक डाइजेस्टिव इफेक्ट देती है। तो इस कारण इन सभी में जो सबसे ज़्यादा बलवान है वो प्रभाव है। और इसी को देखते हुए कुछ आचार्यों ने क्या कहा है कि ऐसा नहीं है कि जो द्रव्य हैं वो सिर्फ अपना रस के बेसिस के ऊपर या वीर्य के बेसिस के ऊपर या विपाक के बेसिस के ऊपर अपना इफेक्ट देते हैं, बट ये जो है क्यूमुलेटिव इफेक्ट होता है। यानी जो द्रव्य हैं वो कुछ अपना एक्शन रस के द्वारा भी देते हैं, कुछ अपना वीर्य के द्वारा भी देते हैं, कुछ
जो है गुण के द्वारा और कुछ विपाक के द्वारा और कुछ प्रभाव के द्वारा, यानी इन सभी का जो क्यूमुलेटिव इफेक्ट है वो आता है। तो इस तरीके से ये दो मत हैं कि एक तो कहते हैं कुछ स्पेसिफिकली रस से आते हैं, स्पेसिफिकली वीर्य से आते हैं, और कुछ क्या कहते हैं कि इनका जो क्यूमुलेटिव इफेक्ट आता है। तो जो प्रभाव है इन सभी में सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, और ये नीचे से नीचे जो है बढ़ता रहता है। जैसे जो रस है उसका जो इफेक्ट है वो सबसे कम होगा, गुण का उससे ज़्यादा होगा, वीर्य का उससे ज़्यादा होगा, विपाक का उससे ज़्यादा होगा, और प्रभाव का सबसे ज़्यादा जो इफेक्ट है हमारे को देखने को मिलता है। तो इस तरीके से जो औषध है वो अपना कार्य इस शरीर के अंदर करती है और रोगों को बैलेंस करके, दोषों को बैलेंस करके रोगों का निवारण करती है।